भारतीय शिक्षा का दर्शन लाई विद्या भारती, लाई विद्या भारती। प्यारे भैया बहनों नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 के चौथे और पांचवें सवाल को हल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, चौथा सवाल अपने को दे रखा है HCF, उसमें दो संख्या दे रखी है 306 और 657, बराबर कितना है 9 दे रखा है, दिया है अपने को। मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और LCM 306 और 657 का अपने को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है 306 का 657 का अपने को HCF दिया हुआ है, का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर कितना है 9 दिया हुआ है। और अपने को क्या ज्ञात करना है 306 का 657 का LCM लघुत्तम समापवर्तक आपने को ज्ञात करना, ठीक है। तो ये किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला है, सूत्र है। सूत्र आप पिछले सवाल में देख चुके हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है लसा गुणित मास, मतलब लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक, या LCM इंटू HCF भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूले में अपन मान रखकर इसको ज्ञात करते हैं। तो दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, एक तो 306 और 657। तो यहाँ लिख देंगे 306 गुणित 657 बराबर लसा अपने को ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ लसा ऐसा कैसा ही रहने देते हैं, गुणित है, गुणित का निशान लगा देते हैं। और मास अपने को दोनों संख्याओं का दे रखा है 9, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 9 रख देंगे, ठीक। अब अपने को लसा ज्ञात करना है, तो इस बराबर के इधर में जो 9 है ये गुणा में है, तो इसको बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि लसा बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणित 657, और ये गुणा में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको सरल कर लेंगे, इस 9 को काट देते हैं 306 से, तो 9 तिया 27, 3 बचे 36 हो गए, 9 चौक 36। तो अपने पास कितना आ गया, यहां से लिखेंगे लस बराबर क्या आया 34 गुणित 657, ठीक है। अब ये क्या आएगा लस, और गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। तो ये 657 का गुणा करना है 34 से, ठीक। तो 7 चौक 28 का 8, हंसी लाया 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, हंसी लाया 2, 6 चौक 24 और 2 26, 7 तिया 21 का 1, 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7, हंसी लाया 1, 6 तिया 18 और 1 19। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 3, 6 और 6 12 और 1 13 का 3, हंसी लाया 1, 10 और 2 12 का 2, हंसी लाया 1 और 1 और 1 2। तो ये अपना कितना आ गया लस 22,338। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर आ गया। तो इस फार्मूले की सहायता से अपन या तो लस निकाल सकते हैं या मास निकाल सकते हैं, या फिर लस और मास अगर अपने को दिया हुआ है और कोई एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या भी अपन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना चौथे सवाल का आंसर आ गया 22,338। और इस सवाल में अपने को LCM ही ज्ञात करना था दोनों संख्याओं का, 306 और 657 का LCM। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर अतः 306 का 657 का LCM बराबर 22,338, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे।
बढ़ते हैं अगले पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल अपने को दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा संभव है क्या? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यदि कोई संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? मान लीजिए कोई संख्या है 0 पर यदि समाप्त हो रही है, वो जैसे 500 है, तो यदि 0 पर समाप्त हो रही है तो उसमें 5 से भाग चला जाता है। ठीक है, 5 से भाग देंगे तो ये 100 आ जाएगा। इसी प्रकार से 50 से पीछे का अंक 0 है, 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन देखते हैं। तो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य, कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 या कोष्टक में 0 पर समाप्त होती है, वह 5 से विभाज्य होती है। मतलब 5 से विभाज्य होती है, मतलब उसमें 5 से भाग चला जाता है, जैसा आपने अभी उदाहरण में देखा, 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, अब अपने को दे रखी है संख्या 6 की पावर n, है ना, 6 की घात n। यदि इसके अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणित 3, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? n आ जाएगी। तो यहाँ पर ये इसको और सरल करेंगे तो ये 2 की घात n इंटू 3 की घात n। तो यहाँ कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो यदि 5 नहीं आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या आ रहा है? 2 और 3 ही आ रहा है। तो यहां लिखेंगे 2 और 3 है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 है, इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आती है या नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि जो 6 की घात n दे रखे हैं उसके जब अपन गुणनखंड करेंगे, जैसे ऐसे 6 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो इसमें कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है। यदि 5 आता तो वो फिर 0, उसका इकाई अंक 0 आ सकता था। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या, क्या दे रखा है? n के लिए 0 या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिख देंगे, ये अपना पांचवा सवाल हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं, केवल बहुत सिंपल है, केवल इसको गणितीय भाषा में लिखना है। और यदि ये समझ में आ गया होगा आपको, 6 की पावर n दे रखा है, ठीक है, तो इसके गुणनखंड कर लेंगे केवल 2 और 3। यदि इसमें 5 आ जाता तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से अपना ये पांचवा सवाल पूरा हो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।